जय हिंद, आई लव यू। मैं मनोज कुमार शर्मा एसआरके एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता चला होगा कि मंडे को अर्थात 26/2/2024 को एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है कामधेनु छत्तीसगढ़ पुलिस बैच। कामधेनु छत्तीसगढ़ पुलिस बैच। इस बैच में आपको जितने भी सिलेबस में दिखाए गए चीज है वो सब चीजों का डिस्कशन होगा, पढ़ाया जाएगा। आपको छोटे से छोटे ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे और फिर आपको पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे। यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एसआरके एकेडमी में आपको आना पड़ेगा और जोर लगा देते हैं अर्थात जोश और होश में आप इस एकेडमी में प्रवेश करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको नंबर से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, संख्या पद्धति, संख्या से रिलेटेड हर चीजों को आपको बताया जाएगा। आप देखेंगे आपको आनंद भी मिलेगा, ठीक ना। और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको सिर्फ और सिर्फ एक भाषा में मिलने वाला है, वो है हिंदी। दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो आइए हम लोग एक स्लोगन स्टार्ट करते हैं। उस स्लोगन के द्वारा हम संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। क्या है भाई स्लोगन? तो आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी से करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती होना है तो ऐसा सोच आपके अंदर आनी पड़ेगी। तो आइए अब इसी स्लोगन के साथ हम लोग जवानी को इसमें खो देते हैं। ये आपकी जवानी है, यहां जवानी होनी चाहिए आपकी। पानी में जैसे आप आग लगा सकते हैं तो यहां अपनी जवानी को यहां लगाइए कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। संख्या पद्धति, सबसे पहले इसमें आता है अंक, डिजिट। आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में डिजिट, अंक क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम कहते हैं डिजिट, अंक कहा जाता है। और इन अंकों से मिलकर के संख्याओं का निर्माण होता है। अंक क्या है भैया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है। कोई भी आप संख्या लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट लिखते हैं, मोबाइल नंबर किसी का नोट करते हैं, तो इन अंकों का ही प्रयोग करके आप लिखते हैं। तो इस अंक से संख्या का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अंक क्या है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, जिसमें 0 भारत के द्वारा दिया गया अंक है। इस 0 से संख्याओं का जो संग्रह हुआ वो इनफिनाइट हो गया, अनंत होता गया, ठीक है। 0 से लेकर के 9 अंकों से ही मिलकर के संख्याओं का निर्माण हुआ। नंबर 1 आइए अब हम लोग देखते हैं कि अंक से जो संख्या बनी, संख्याएं बनी, उन संख्याओं में से नंबर 1 पर आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक भाई दिखाई नहीं दे कि वास्तविक है, वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है भाई? तो वास्तविक संख्या वह संख्या है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखे, ठीक है, उसकी वैल्यू निश्चित हो, अर्थात एक नंबर लाइन पर, एक नंबर लाइन पर उसे आप रख सके, उसे दिखा सके, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या है भाई? सेकंड नंबर है आपका काल्पनिक संख्याएं।
काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या है भाई? इंग्लिश में इसे इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स। और ये क्या है भाई? तो इमेजिनरी नंबर वह नंबर जो किसी लाइन पर दिखाया ना जा सके, जैसे √2, सॉरी √2 बोल रहे हैं, ये तो रियल नंबर है भाई। जैसे i, और ये i की वैल्यू क्या है भाई? √-1। -1 की वैल्यू i के रूप में डिनोट किया गया है। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है क्योंकि निगेटिव संख्या है, इसलिए कल्पना करके उसे i से प्रदर्शित कर दिया गया। ठीक ना? इसको काल्पनिक संख्या बोला जाता है, कल्पना किया गया। ठीक है, कल्पना करके बनाया गया है। और ये ठीक ना, काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट ना हो। जैसे आप √-1 देख रहे हैं, पाई भी देख रहे हैं, ई भी जानते होंगे आप। ये क्या है? पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 जिस प्रश्न में लिखा रहता है कि यूज फॉर पाई इक्वल टू 22/7, ने पाई का मान 22/7 को रखना है, उसी क्वेश्चन में रखते हैं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई अनिश्चित है, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए उसे क्या बोला गया? काल्पनिक संख्या। ई को भी काल्पनिक कर दिया गया क्योंकि ई का भी मान बता दिया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो यहां से है नंबर 1। इसे आप बारीकियों से अध्ययन करिए और याद करते चलिए। नंबर 1 पर है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये क्या है भाई? नेचुरल नंबर है, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, माने नेचर से, प्राकृत से लिया गया है। तो प्रकृति से वह संख्या क्या लिया गया भाई? तो 1 2 3 4 इन सभी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसे मैथ में कैपिटल एन से प्रदर्शित किया गया। कैपिटल एन इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल एन से प्राकृत संख्या को प्रदर्शित किया गया है। तो n बराबर 1 2 3 में गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा? गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहां लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक है। चलिए आगे देखें आप। सेकंड नंबर, सेकंड पर है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर्स। और ये होल नंबर क्या है? तो कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या के साथ यदि जीरो को भी आप इंक्लूड कर ले, प्राकृत संख्या के साथ शून्य को भी ले लिया जाए, तो उस संख्या को होल नंबर बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे भाई? होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण हो गया। ये सभी याद करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए इसमें पूर्णांक आता है। पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर्स। इसे आई से या कैपिटल जेड से डिनोट किया गया है। ठीक है, मैथ में पूर्णांक को, इंटीजर को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया गया है। ये है क्या भाई? तो जीरो से लेकर के निगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होंगे इनफाइनाइट तक, उन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। इधर प्लस इंफिनाइट होता है और इधर माइनस इंफिनाइट, ये जीरो है। इस साइड में +1 +2 +3 ऐसे चलता है, इधर निगेटिव चलते हैं। ठीक ना? तो इंटीजर्स क्या है भाई? जीरो से लेकर के
निगेटिव पॉजिटिव जितनी भी संख्या है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। +1 क्या है? पूर्णांक है। -1 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पर आइए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें ये 3 नंबर आपको बताया गया। नंबर 1 प्राकृत संख्या, सेकंड नंबर क्या बताया है भाई? होल नंबर, पूर्ण संख्या, थर्ड नंबर पर पूर्णांक बताया गया। अब आप पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में इसे बोलेंगे आप रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया गया है। ठीक है, मैथ में कैपिटल क्यू से डिनोट किया गया है। क्या भाई? ये थोड़ी मैथ की भाषा में लिख रहा है। एक्स, इसे सच दैट पढ़ते हैं भाई। एक्स सच दैट एक्स बराबर p बाई क्यू और एवरी q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उसका हर कभी भी 0 ना हो, क्योंकि 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 यदि हो गया तो वह अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड उसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इन्फिनिटी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। तो 0 डिनोमिनेटर, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहां लिखे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। इसका एग्जांपल देखिए, क्या है भाई? परिमेय संख्या। 0 भी परिमेय है, क्यों है? 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए 0 को कहा जाता है, ये सभी चीजें बताए जाएंगे, ठीक है, लिखेंगे भी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 योगात्मक तत्समक है, परीक्षा में पूछा जाता है ये सभी चीजें। 0 क्या है भाई? शून्य क्या है? शून्य है, किसी भी संख्या में आप जोड़ते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए शून्य को बोलते हैं हम लोग योगात्मक तत्समक। ठीक ना, और अंग्रेजी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 भी परिमेय है, 2 भी परिमेय है, 3/4 परिमेय है, 22/7 परिमेय। अब समस्या खड़ा हो गया यहाँ भाई, आपने बताया कि पाई क्या है? अपरिमेय है, ठीक ना। 22/7 उसकी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? 22/7 लिखा गया तो भिन्न के रूप में है, और बता चुके हैं आपको उस समय कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, इसलिए 22/7 परिमेय संख्या है, बट पाई परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक ना, 22/7 परिमेय है। ऐसे तमाम संख्याएं जो होगी, जो भिन्न के रूप में आती है, जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे आप कहेंगे परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है भाई। 0.3 बार, 3 बार मींस 3 अलग तक आएगा, ठीक ना। 0.45 बार ऐसे लिखा हो, या 0.37 इस पर डॉट लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ ये सभी क्या है? परिमेय संख्या, इसे भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि 0.3001 3001 3001 ऐसे यदि चल रहा है तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, इसी के बेस पर आप परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी परिभाषा रट करके नहीं किया जाता है, समझ करके किया जाता है। बिना समझे कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना इजी नहीं है, ठीक ना। छोटे से छोटे
एक क्वेश्चन आपको हिला के रख देता है। तो इन सभी छोटी चीजों को आपको ध्यान पूर्वक से सुनना है, समझना है और फिर लिख करके कॉपी पर रखना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट आप देखिए इसमें एग्जांपल में, इसके बाद आप इरेशनल नंबर पर आ जाइए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये क्या है भाई? अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि भाई देखने में तो वास्तविक संख्या ही लगेगी, परंतु वह वास्तविक होते हुए भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को आप पता नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप आइए एग्जाम्पल देखिए इस पर। वह संख्या जिसका निश्चित कोई मान ना हो, जैसे करनी में 2, √2 की वैल्यू क्या होगी? करनी में 2 का मान आप निकालेंगे, हमेशा डिफरेंट आता है, 1.4156 ऐसे डिफरेंट होता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। √3 इसकी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती। √5, √6, ठीक है, वह संख्या जिसे हम, अब इसकी परिभाषा क्या है किताबों में? वह संख्या, भाई किताब की परिभाषा इसमें अंतर हो जाता है। एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ऐसे दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, और ऑप्शन आपके सामने ये रख दिया गया, √3/27, √1/4, सी ऑप्शन है √7 और डी ऑप्शन है √1। अब बताइए उसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि परीक्षा में ऐसे पूछा गया और परिभाषा देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, उसी संख्या को आप क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा का हो गया भैया उल्टा, और यहाँ क्या है क्वेश्चन देखिए, इसलिए आपको समझना है इस चीज को। जिन संख्याओं का एग्जैक्ट वैल्यू अर्थात उसका निश्चित मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए होंगे। इससे आप काट सकते हैं 1/9, उसका वर्गमूल 1/3 हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 1 होता है, करने में 7 है, उसका मान निश्चित नहीं है भाई। ठीक है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्कशन रहा आपका इन संख्याओं पर। इसके बाद है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक ना, उसका भी डिस्कशन देखिए। इसके बाद चले देखें आप प्राकृत संख्या, इसी का हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। प्राकृत संख्याएं का डिस्क्राइब। नंबर 1, यहां हम लिख रहे हैं, देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। विषम संख्या क्या है भाई? वह संख्या जो 2 से, ठीक है, 2 से विभाजित, 2 से डिवाइड ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 86 और भी संख्या होगी, अर्थात जो 2 के पहाड़े में ना आता हो, ठीक है, उसी को आप बोलते हैं विषम संख्या।
फिर आ जाइए सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर इसे बोला जाता है। सम संख्या को हम ई से डिनोट कर दे रहे हैं। सम संख्या क्या है भाई? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? सम संख्या है। नेक्स्ट अगला आइए, इसके बाद है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है भाई? तो प्राइम नंबर ये है, ध्यान दीजिए इस डिफिनेशन पर। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जो हम डेफिनेशन बताते हैं वह आपको किसी बुक्स में संभवतः न मिले, क्योंकि ये जो चीजें बताई जाती है बहुत सारी चीजें किताबों में नहीं भी लिखी जाती है, क्योंकि हम राइटर भी रह चुके हैं, ठीक ना, बहुत सारी किताबें हम लिख चुके हैं, इसलिए हमें अनुभव, ठीक ना, उस अनुभव को शेयर आपके सामने कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो परिभाषा हम दे रहे हैं उस परिभाषा को आप समझिए, क्योंकि बेस्ट डिफिनेशन है, बेस्ट परिभाषा है अभाज्य संख्या। किताब का लिखा हुआ है भैया कैसे? तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। किससे विभाजित? एक और स्वयं से विभाजित होती है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, स्वयं का मतलब अपने से भी विभाजित होती है। भैया एक भी तो है, तो एक जो है एक से भी विभाजित होती है, स्वयं से भी हो गई। स्वयं का मतलब 1, उससे भी तो है। तो यहां पर आपका डेफिनेशन फ्लॉप हो जाता है यदि एक को लिया जाए तो। इसलिए जो डिफिनेशन है उसको आप बढ़िया से समझें क्या है। वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3। अब देखिए 2 का फैक्टर गुणनखंड क्या है भाई? 1 और 2 है। फैक्टर आप जानी क्या होंगे? 2 into 1 है कि नहीं? 2 है और 1 है। 3 का भी फैक्टर क्या है? 3 into 1, 3 और 1 है, ठीक है। तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो हम डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक है, उस डेफिनेशन से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, दिया रहता है कथन स्टेटमेंट में, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है एसर्शन रीजन टाइप का, ठीक ना। एसर्शन हो गया, कथन जिसे आप बोलते हैं कथन। इसके बाद कारण लिखा रहता है। कथन लिखा रहेगा कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या कहा जाता है। ठीक ना, ऐसा लिखा है। निष्कर्ष में क्या है भाई? निष्कर्ष रहेगा, ठीक ना। निष्कर्ष में क्या है? तो ऐसे लिखेगा, जानते क्या लिखेगा? 2, 1 सम अभाज्य है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसके बाद ऑप्शन, क्योंकि मेन है ऑप्शन पकड़ना। प्रश्न भी समझ में आता है, आप पढ़े रहेंगे क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन 4 ऑप्शन आपको क्या करेगा?
गुमराह करता है, ठीक ना। 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपको घुमा देगा, ठीक ना, जिसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। ब्रह्मा विष्णु महेश है क्योंकि आप देख तो नहीं रहे हैं लेकिन है वो, और जो सत्य है वो आपको देखना है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो दिखाई नहीं देंगे भैया, वो गलत है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस ऑप्शन को नहीं देखना है, वो आपको देखना है कि वो ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक ना। देखिए लिखा रहेगा इसमें कि कथन ए है, ये कथन ए, और ये निष्कर्ष कथन ए सत्य है, और निष्कर्ष आर ए की व्याख्या करता है, ठीक ना, ऐसा लिखा रहता है। इसके बाद क्या लिखा रहेगा बी में, कथन ए और आर दोनों सत्य है, फिर लिखा रहता है कथन ए सही है परंतु कथन आर गलत है, ठीक है। फिर लिखा रहता है कि कथन ए गलत है और आर सत्य है, ऐसा लिखा रहता है। 4 ऑप्शन है। अब यदि आप ये जानते रहेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं भैया सही है, ये वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, सही है। 2 एक सम अभाज्य है, ये भी सही है, और इसे यह एक्सप्लेन भी कर रहा है, वही तो बता रहा है कि ये अभाज्य है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कथन ए का आर क्या कर रहा है, उसका सही बता रहा है कि आर उसका क्या है, कथन ए सत्य है और निष्कर्ष आर की ए व्याख्या करता है, ठीक है। ए जो है इसकी व्याख्या भी कर दिया कि नहीं ये सही तो है लेकिन इसी मेथड से सही है। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए डेफिनेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। बिना देखे कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन कोई करा दे उससे परीक्षा कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तुक्का हो जाता है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को रटिए और कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बैठा लीजिए, सभी प्रश्न आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, किसी भी राइटर की बुक उठाएंगे, आसानी से सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट अगले पर पहुंचते हैं हम लोग। इसके बाद है, हमने बताया अभाज्य संख्या, इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर इसे बोला जाता है भाई, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अब है क्या ये कंपोजिट नंबर, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या है, 9 भी है। 9 के कितने फैक्टर होंगे, 9 के कितने फैक्टर होंगे, 1 है, 3 है और 7 भी है, 3 है, तो 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं। 9 जो है 1 से विभाजित है, 3 से भी है, 9 से भी है, इसलिए 3 इसके गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहां तक आज पढ़े भाज्य संख्या तक, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।